students, in the last lecture we seen about the world wars, and now we start this lecture from page number 60, Cold War. Look at here. America and Soviet Russia, who were the allies in the Second World War, became the competitors as soon as the war got over. The cooperation between them gave way to rivalry. This rivalry occupied a period of 40-45 years of international politics. There was no open war between these two countries. What is the Cold War? Cold War means क्या होता है? ओपनली वार या फिर ग्राउंड पे जो है वार नहीं होता कि कोई दोनों देशों के सोल्जर्स आ गए एंड एक दूसरे को मारा. नो, कोल्ड वॉर मीन्स इट इज़ अ कॉम्पिटिशन. दोनों देशों के रिलेशंस में टेंशन होता है. कोई भी किसी पर कभी भी अटैक करने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है. एंड सो मेनी टेंशंस वेयर देयर कि कभी भी वार भी हो सकता है एक्चुअल ग्राउंड पे, राइट. सो कितने साल चला ये? बहुत लॉन्ग पीरियड था कोल्ड वार का, 40 to 45 ईयर्स तक. और ये जो कि था ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट था. एंड देयर वॉज नो ओपन वार बिटवीन दीज टू कंट्रीज, बट देयर वॉज सच अ टेंशन इन देयर रिलेशंस दैट इट सीम्ड that a war would erupt any time. The concept of Cold War is used to describe the condition where there is no actual war, but there are some tensions in the circumstances that they may be responsible to cause war. ऐसे कुछ परिस्थितियाँ बन जाती है, ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि कभी भी वार हो सकता है. ठीक है, तो ऐसे दोनों देशों के बीच में ऐसे बहुत सी कंडीशन हो चुकी थी, जैसे कि सोवियत रशिया और अमेरिका में ऐसी कंडीशन हो गई थी, ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए थे. इन दिस पीरियड अमेरिका ये जो था ये ऑलरेडी सुपर पावर था, राइट. बट सोवियत रशिया ये ट्राई कर रहा था टू बिकम अ सुपर पावर बाय मेकिंग न्यूक्लियर वेपन्स एंड इंक्रीजिंग इट्स मिलिट्री. The struggle for power, arms race differences in ideologies, attitude for checkmating each other. और ये जो स्ट्रगल था ये किस लिए था? पावर हासिल करने के लिए, एक दूसरे के साथ में कंपटीशन के लिए, खुद को बहुत बड़ा साबित करने के लिए या फिर सुपर पावर प्रूफ करने के लिए. और ये आइडियोलॉजीज का ये भी जो स्ट्रगल था वो आइडियोलॉजीज का था, बिकॉज अमेरिकन्स हैविंग डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड सोवियत रशिया हैविंग अ डिफरेंट आइडियोलॉजी, डिफरेंट एटीट्यूड्स, एंड दैट्स वाई दे आर compete with each other. They are checkmating each other by strategies and by counter strategies. एक दूसरे पर वार करना या फिर एक दूसरे के बाकी किसी ने अगर एक पॉलिटिक्स खेला है तो उसका जवाब देना या फिर बदला लेना, ये सारी जो है ये कोल्ड वार को जन्म देने वाले रीजंस है, राइट. सो लेट्स कम द नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट्स ऑफ द कोल्ड वार, कि क्या क्या इफेक्ट्स है. ओके, द क्रिएशन ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन. अब कोल्ड वार का इफेक्ट क्या होगा? मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का डेवलप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था. That is, during the Cold War, both the superpowers created military organization. The respective superpowers took up the responsibility of the security of the countries joining the military organizations led by them. NATO. अब यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक, नाटो मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पर क्या करते थे? जो भी सुपर पावर्स है वो मिलिट्री क्रिएट करने के लिए दूसरे छोटे छोटे जो देशों से हेल्प लेते थे, और ये हेल्प लेने के बाद में ये जो देश, ये जो कंट्रीज़ है ये ज्वाइन होती थी उस कंट्री को, अमेरिका को. तो ये ऑर्गेनाइजेशन एक बन गया था जिसकी वजह से अमेरिका बहुत सुपर पावर बन गया था. वाइल द Warsaw Pact was a military organization under the command of the Soviet Russia. और Warsaw it is a name of a city, और ये सिटी में भी एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया था, कमांड एक पैक्ट बन गया था उस वक्त, जो कि सोवियत रशिया का था. अब ऑब्वियसली मिलिट्री क्रिएशन जिस तरह से अमेरिका बना रही थी, सेम टाइम मिलिट्री क्रिएशन या फिर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन सोवियत रशिया भी कर रहा था. ओके, बाइपोलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड. बाय मीन्स दो. ओके, so during the Cold War most of the countries of the world joined either the
टू ऑफ सुपर। उस वक्त क्या हुआ था कि दुनिया के दो पार्ट हो गए थे, एक दो ग्रुप हो गए थे दुनिया में, एक तो अमेरिका वाला ग्रुप एंड सोवियत रशिया वाला ग्रुप। ओके, सो द टू सुपर पावर्स blocks such a division of the nation of the world in the two groups by polarization. The scope of the Cold War increased due to this the sphere of a टेंशन स्प्रेड। अब ये पहले तो कोल्ड वॉर में सिर्फ और सिर्फ कौन पार्टिसिपेंट्स था, सोवियत रशिया एंड अमेरिका ऑब्वियसली। आफ्टर दैट जिस तरह से इनका मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बढ़ चुका था, इनका जो सुपर पावर बनने के लिए जो भी ये लोग न्यूक्लियर पावर्स, न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ा रहे थे, इसके वजह से मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से बढ़ेगा, किसी और कंट्री से मिलिट्री लेते थे, अपनी वो कंट्री को अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लेते थे। अब इसकी वजह से क्या हुआ, ओवरऑल वर्ल्ड देयर वर टू ग्रुप्स। जो कंट्रीज अमेरिका को सपोर्ट कर रही थी वो अमेरिका के ग्रुप में, एंड सम कंट्रीज वेयर सपोर्टेड टू द सोवियत रशिया, दे आर इन अ रशियन ग्रुप, राइट। व्हाट हैपन्स विथ बिकॉज ऑफ दिस, ये सब कुछ होने की वजह से जो टेंशन था वर्ल्ड ओवरऑल इंटरनेशनल जो टेंशन था वो बढ़ चुका था। क्योंकि अगर दो कंट्रीज़ है, नेबरिंग कंट्रीज़ है, ऑब्वियसली अगर उनमें से एक कंट्री रशिया को सपोर्ट कर रही है, एक कंट्री अमेरिका को सपोर्ट कर रही है, तो उन दोनों कंट्री में भी ऑब्वियसली टेंशन बढ़ जाएगा, उनके रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे, नेबरिंग रिलेशन नहीं रहेंगे, एंड दैट्स वाई दिस स्पीयर ऑफ अटेंशन इज स्प्रेड। और इसी की वजह से जो स्पीयर था, टेंशन का जो स्पीयर था वो बढ़ चुका था। ये जो कॉलम्स है डू यू नो वाले, ये 25% में रिड्यूस हो चुके हैं, इसलिए हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे सीधे, दैट इज आर्म्स रेस। व्हाट इज आर्म्स रेस? द सुपर पावर are started producing arms on the large scale to outsmart each other. They started a rivalry to make more and more destructive weapons and to acquire the technology required for the same. अब आर्म रेस मतलब कितने ज़्यादा, कितने पावरफुल हो तुम। जितने ज़्यादा सुपर पावर्स जो प्रोड्यूसिंग, जितने ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स, जितने ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेपन्स वो लोग डेवलप कर सकते थे, वो जितने जल्दी हो सकता था उतने जल्दी उन्होंने डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। अमेरिका ऑल्सो डेवलप्ड, ऑलरेडी अमेरिका सुपर पावर था, दैट्स वाई इट हैविंग मोर न्यूक्लियर वेपन्स। सेम टाइम रशिया भी न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ा रही थी, एंड दैट्स वाई सुपर पावर्स रियलाइज दैट द आर्म्स रेस में endanger international peace. Hence, efforts towards the arms controlled by the disarmament also happened during this. सेम टाइम कुछ लोगों को लग रहा था, सेम इसी ग्रुप के, अमेरिकन ग्रुप के और रशियन ग्रुप के भी लोगों को लग रहा था कि बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रक्टिव, बिकॉज ऑफ दिस कोल्ड वार, द इंटरनेशनल पीस इज मूव्ड। इंटरनेशनल पीस जो है वो हट गई है, हमारे नज़रिए से हट गई, डिस्टर्ब हो रही है इंटरनेशनल पीस, एंड दैट्स वाई जो भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव जो वेपन्स बनाए गए उसे डिसआर्ममेंट मतलब ख़राब करने में या फिर उसे डिस्ट्रॉय करने का भी कोशिश इस वक्त की गई थी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज द क्रिएशन ऑफ अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। डेवलपिंग नेशंस क्रिएटेड regional organization at the regional level in order to ensure mutual cooperation and context of the superpower rivalry. They felt that economic development was more important. European countries come together and formed a European Economic Community, while the Southeast Asian countries, Singapore, Thailand, Malaysia, Indonesia, Philippines, etc., established the एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एशियन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उस वक्त ये समझ में आ गया कि बिकॉज ऑफ द वार और बिकॉज ऑफ द राइवलरीज इट लूज एवरीथिंग। इकोनॉमिकली दे लूज, देन ह्यूमन जो भी
ह्यूमन डिस्ट्रैक्शन था ये भी चल रहा था, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, फिर डेवलपिंग जो नेशंस थे उन्होंने क्या किया कि जो डेवलपिंग नेशंस थे, जो न्यूली इंडिपेंडेंट हो रहे थे, उसके पहले आपको पता है कि कॉलोनाइजेशन था यूरोपियंस का। कई सारे ऑस्ट्रेलिया पर, एशिया के कई कंट्रीज़ पर कॉलोनाइजेशन था। वर्चस्व, कॉलोनाइजेशन मतलब वर्चस्व रखना, गुलामी में रखना। जैसे इंडिया पर किसका कॉलोनाइजेशन था, ब्रिटिशर्स का। सेम टाइम तो ऐसे जो भी छोटी छोटी धीरे धीरे जैसे कुछ कंट्रीज़ डेवलप हो रही थी या फिर कुछ कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हो रही थी, उन्होंने एक दूसरे को हेल्प करने के लिए एक कॉरपोरेशन बनाने की कोशिश की, ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश की। और ऐसे ही एशिया में भी, और जैसे कि इकोनॉमिक कम्युनिटी बन चुकी थी वाइल साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, ठीक है। तो उसमें सिंगापुर था, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। तो इन्होंने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एशियन ऑर्गेनाइजेशन, ईस्ट एशियन नेशंस का जो एसोसिएशन था ये उन्होंने बनाया था। ओके, द नेक्स्ट इज द नॉन अलाइनमेंट. What is meant by non-alignment? In the period of the Cold War, while the world was becoming the bipolar, मतलब दो ग्रुप्स में डिवाइड हो रहा था, जो वर्ल्ड था वो दो ग्रुप्स में डिवाइड हो रहा था. देयर वेर सम कंट्रीज विच डिड नॉट वांट टू जॉइन द सुपर पावर राइवलरी. और इनमें से कुछ कंट्रीज ऐसे थी दे डिडेंट वांट टू जॉइन द अमेरिका ऑल्सो एंड नॉट टू जॉइन टू द Russia also. They want to develop their own, and such nation decided to stay out the Cold War rivalry, and their policy is known as a non-alignment. मतलब स्थिर रखना, जैसे ऐसे जो भी होता था उसे नॉन अलाइनमेंट कहा जाता था. जैसे अगर इंडिया के बारे में उस वक्त सोचा जाए तो इंडिया भी उस वक्त कॉलोनाइजेशन से दूर हो चुका था. 1947 15 अगस्त 1947 इज़ द इंडिपेंडेंट डे वी सेलिब्रेट, राइट. तो उस वक्त हमारे पास में भी दो ऑप्शन थे, टू जॉइन टू द अमेरिकन ग्रुप और टू जॉइन टू द रशियन ग्रुप. लेकिन हमने अंडर द लीडरशिप ऑफ चाचा नेहरू जी की लीडरशिप में हमने क्या किया कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, स्थिर, किसी भी ग्रुप में नहीं, हम अलग रहेंगे. ओके, सो नेक्स्ट इज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. ये उस वक्त की थिंकिंग थी नॉन अलाइनमेंट. अब ये जो धीरे धीरे ये थिंकिंग बढ़ती गई और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलता गया. दैट इज़ द एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज. एशिया और अफ्रीका, इस पर ब्रिटिशर्स का कॉलोनाइजेशन था एंड विच बिकम द इंडिपेंडेंट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इंडिपेंडेंट होती गई. सपोर्टेड द आइडिया ऑफ नॉन अलाइनमेंट. दिस मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम 1961. देखो 1947 में इंडिया गॉट फ्रीडम एंड दिस मूवमेंट, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कब स्टार्ट हो गई, 1961, अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडियाज प्राइम मिनिस्टर दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूगोस्लाविया मार्शल टीटो, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट जमाल अब्दुल नसर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया डॉक्टर सुकर्नो एंड प्रेसिडेंट ऑफ घाना डॉक्टर क्वामे नुकुरमा. ओके, इन लोगों ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया और धीरे धीरे ये मूवमेंट स्प्रेड होता गया एंड मेनी कंट्रीज वेयर देयर दे डिडंट वांट टू जॉइन द बोथ ग्रुप्स. द नेक्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हैज अपोज्ड colonialism and the imperialism. Axiom, it has encouraged the resolution of the international disputes by the peaceful means. India led the movement under the guidance of Pandit Jawaharlal Nehru. Look at here, दिस मूवमेंट, इवोल्यूशन ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में, इवोल्यूशन में अगर देखा जाए तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो था अपोज द कोलोनाइजेशन. क्या करता था, किसी देश पर वर्चस्व रखने के लिए जो कोलोनाइजेशन था, ये मतलब किसी देश पर वर्चस्व नहीं रखना चाहिए या फिर किसी देश को गुलाम नहीं रखना चाहिए. इस
अगर किसी देश पर किसी और कंट्री का वर्चस्व है तो उससे आज़ाद करने का जो मूवमेंट था ये इन्होंने किया था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ने. इट हैज़ इनकरेज बाय द रिजोल्यूशन ऑफ द इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स एंड बाय पीसफुल मीन्स. और जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व करने की कोशिश, वो भी किस किस वे से, पीसफुल मीन्स से सॉल्व करने की कोशिश इन्होंने ये स्टार्ट हो गया था. एंड इंडिया लीड, और ये इंडिया किस तरह से लीड की, किसके अंडर लीड कर रही थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू. इंडिया कंटिन्यूड द एक्टिवली सपोर्ट मूवमेंट afterwards as well. Even after the end of the Cold War, the importance of the movement has not reduced. और लास्ट तक के इसको सपोर्ट किया गया था. एंड द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इज बेस्ड ऑन द इंटरनल प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमनिज्म, global peace and equality. It has inspired the less developed countries to come together. जो भी कम डेवलप कंट्रीज़ है या फिर डेवलपिंग नेशंस हैं, उनको एक साथ आने के लिए और डेवलप करने के लिए, खुद को डेवलप करने के लिए चांस मिल रहा था. एंड इट हैज़ इनकरेज टू रिजोल्यूशन ऑफ द इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मीन्स, राइट, while taking the firm stand of the disarmament, fostering human rights. The non-alignment movement put forth the problems of poor, undeveloped countries firmly. This movement made the demand of new international economic order, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को ये जो मूवमेंट है ये इस चीज़ की डिमांड कर रही थी. ओके, सो लेट्स समराइज दिस. The significance of the non-alignment movement has no reduced even if the Cold War is over. कोल्ड वार भी ख़त्म हो चुकी थी. अभी क्या शुरू हो गया था, कंपटीशन शुरू हो गई थी. एनिमी एंड राइवलर्स आर डिफरेंट थिंग. राइवलरीज मतलब थोड़ा कम दुश्मनी होती है लेकिन कंपटीशन होती है, राइट. लेकिन दुश्मनी मतलब नो एनी ट्रेड, नो एनी कॉमर्स. राइवलरीज इट मीन्स कॉम्पिटिशन्स ओनली. ओके, तो इस वक्त क्या होता था, कोल्ड वार भी ख़त्म हो गई थी. 40-45 ईयर्स कोल्ड वार कंटिन्यूस थी. लेकिन बाद में जैसे जैसे लोगों का डेवलपमेंट हो गया था, मेंटली डेवलप्ड हो चुके थे, उसके बाद में कोल्ड वॉर तो ख़त्म हो गई थी. लेकिन नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट था, इसका इम्पोर्टेंस कभी भी ख़त्म नहीं हुआ, बिकॉज इट इंस्पायर्ड द लेस डेवलप्ड कंट्रीज टू कम टुगेदर एंड इट बॉट द सेवरल न्यू स्ट्रीम्स, इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस into the international politics. It gave these countries the confidence to assert themselves with self-respect in the international politics. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में खुद की जगह बनाने की उस वक्त जो न्यूली डेवलपिंग कंट्रीज थी, उनको इंटरनेशनल लेवल के पॉलिटिक्स में खुद की जगह बनाने का कॉन्फिडेंस किसने दिया था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ने दिया था. ओके, सो next is end of the Cold War. The Cold War that had dominated international politics since 1945 come to an end. It was an important event that happened towards the end of the last century. There were many reasons for the end of the Cold War. कोल्ड वार के बहुत से रीजंस थे. 1945 से लेकर ये एंड में चली जा रही थी. सबसे पहला रीज़न था द सोवियत रशिया एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ओपनिंग अप द इकोनॉमी. द स्टेट लूजन अप इट्स कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी. पहले हमारे ग्रुप में आने के लिए, अपने ग्रुप में लाने के लिए कई कंट्रीज़ को फ्री में पैसा बांटा जाता था. तो अभी क्या हुआ था कि इसकी वजह से इकोनॉमिकली जो कंट्रोल था वो छूट गया था. एंड दैट्स वाई सोवियत रशिया ने क्या एडॉप्ट किया, पॉलिसी ओपनिंग द इकोनॉमी. म्हणजे इट मीन्स इकोनॉमी को डेवलप करने के जो पॉलिसी है ये सोवियत रशिया ने अडॉप्ट की थी. इट मीन्स कोई भी अपने ग्रुप का हो या फिर बाहर का कोई भी कंट्री हो, उसके साथ में प्रोफेशनल रहना है या फिर ट्रेड कॉमर्स के रिलेशन मेंटेन करना है. ओके, द नेक्स्ट इज द प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत रशिया मिखाइल गोर्बाचेव implemented the policy of the
प्रेस्टोरिका मीन्स रिस्ट्रक्चरिंग। अब ये सारे जो है ये रशियन नेम्स है। प्रेस्टोरिका मतलब रिस्ट्रक्चरिंग। अब ये इन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग किसका किया? एंड ग्लासनोस्ट मतलब ओपननेस। ड्यू टू दीज पॉलिसीज द कंट्रोल ओवर द मीडिया रिड्यूस। सोवियत रशिया में हर एक चीज़ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता था। इवन प्रोडक्शन, रेलवेज, हर चीज़ में थ्री टाइप्स की इकोनॉमी होती है। फर्स्टली गवर्नमेंटल, सेकेंडली प्राइवेट सेक्टर एंड थर्ड वन इज मिक्स। जैसे अमेरिका है तो एवरी सेक्टर आर प्राइवेट, राइट। सोवियत रशिया या फिर चीन में देखो क्या होता है कि हर एक चीज़ पर गवर्नमेंट ही प्रोडक्शन करती है, गवर्नमेंट का ही पूरी तरह से लीडरशिप होती है। हर एक चीज़, जैसे हम लोग टीवी लेते हैं ना, टीवी लेते हैं, फ्रिज लेते हैं, उस पर क्या होता है, ब्रांड होते हैं। जैसे सैमसंग है, कैलविनेटर है, ये सारी चीज़ें, राइट। वहाँ पर अगर टीवी लेते हैं, फ्रिज लेते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ रशिया का ब्रांड लोगो लगा होता है, ठीक है। तो ये जो है ये उन्होंने रिड्यूस कर दिया और बहुत से चेंजेस करे और ओपननेस के चेंजेस करे। और जो मीडिया है, मीडिया पे जो कंट्रोल था वो रिड्यूस हो गया। जैसे चाइना में आप देखोगे तो चाइना में भी अभी भी मीडिया पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है। गवर्नमेंट के अपोज में मीडिया कुछ भी नहीं दिखा सकती है, कुछ भी बोल नहीं सकती है, राइट। तो ये उन्होंने रिड्यूस कर दिया। देन इंपॉर्टेंट चेंजेस टू प्लेस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल स्पीयर्स, दैट इज दिस स्पीयर्स वेयर रिस्ट्रक्चर्ड द गिव इम्प्यूट्स ऑफ द डेमोक्रेसी। और इसकी वजह से डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गया ये जो सारे चेंजेस थे। देन थर्ड वन इज एज द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोवियत रशिया adopted the capitalist and the democratic paths, the regimes there changed। सोवियत रशिया में कैपिटलिस्ट जो थी वो किस में चेंज हो गए, डेमोक्रेसी में चेंज हो गए, डेमोक्रेटिक पाथ पर वो चलने लगे। एंड द फोर्थ वन इज द सोवियत रशिया डिसइंटीग्रेटेड द सेवरल न्यू नेशंस वी आर क्रिएटेड आउट ऑफ इट। रशिया वॉज द बिगेस्ट कंट्री इन द फार्मर सोवियत रशिया। और अभी और छोटी छोटी कंट्रीज जो है वो आकर ज्वाइन हो गई और अभी सोवियत रशिया से अभी का जो रशिया है, जो करंट रशिया है, वो बहुत बड़ी कंट्री बन चुका था। सो स्टूडेंट्स, हियर वी स्टॉप टुडे। Listen this video twice and read the lesson. Thank you.